लापता लोगों के सच्चे केसेस की हमारी ये सीरीज मिसिंग 411 में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने पेंसिल्वेनिया के केसेस को ख़त्म किया था। अब हम इस भाग में वेस्ट वर्जीनिया के लापता लोगों की मिस्टीरियस कहानियां सुनेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि आजकल हमारे चैनल की रीच काफ़ी कम हो गई है। और अगर आप राज वाला चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इन केसेस की तरफ। शर्ली शर्मन, तारीख 18 अप्रैल 1954, जगह फ्रैंकलिन वेस्ट वर्जीनिया, उम्र 3 साल। शर्ली शर्मन अपने पेरेंट्स के साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर गई थी, जो फ्रैंकलिन शहर के बाहरी इलाके में था। वो ईस्टर का दिन था। दोपहर को शर्ली घर से बाहर निकल गई थी, लेकिन तुरंत ही उसे जाते हुए किसी ने नोटिस नहीं किया था। अखबारों के मुताबिक उसकी गुमशुदगी के बारे में उस समय पता चला जब परिवार के लोग जंगल में रैम्स नाम की जंगली प्याज ढूंढने निकले थे। ये इस केस का काफी दिलचस्प हिस्सा है। अक्सर बच्चे जंगली बेरीज के पकने के टाइम गायब होते हैं, और शर्ली उस समय गायब हुई थी जब उन जंगली प्याज का सीजन चल रहा था। शर्ली को ढूंढने के लिए अच्छी खासी छानबीन की गई, जिसमें लोकल लॉ इन्फोर्समेंट, पड़ोसी, दोस्त, खोजी कुत्ते और सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स भी शामिल थी। शर्ली की खोजबीन में करीब 400 लोगों ने सहयोग किया था। कुत्तों ने हालांकि शर्ली को खोजने की कोशिश की थी, बावजूद इसके वो उन्हें नहीं मिली। शर्ली को गायब हुए 48 घंटे बीत गए थे। उसके ग्रैंड पेरेंट्स के घर से 1.5 मील दूर एक छोटी नदी बहती थी, जिसका नाम विल रन क्रीक था। उस नदी के पास एक सेब का बाग भी था। वहीं पर शर्ली जमीन पर लेटी हुई मिली। जब डॉक्टर्स ने उसका चेकअप किया तो उन्हें उसके जिस्म पर कई सारे कटने के निशान मिले, लेकिन इसके अलावा वो अच्छी कंडीशन में थी। शर्ली जिस इलाके में मिली थी, दरअसल उस इलाके को पहले भी छान मारा गया था, इसलिए ऑफिसर्स ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसके साथ इस दौरान क्या हुआ था। शर्ली के मुताबिक उसने किसी भी खोजकर्ता की आवाज नहीं सुनी थी, और इसके अलावा उसने कोई बयान नहीं दिया। बार बार सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स को लापता लोग नदी के किनारे नींद या बेहोशी की हालत में मिल रहे हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? शर्ली एन रैम्सबर्ग, तारीख 27 दिसंबर 1957, जगह चार्ल्सटाउन वेस्ट वर्जीनिया, उम्र 3 साल। मिस्टर और मिसेस रॉबर्ट रैम्सबर्ग चार्ल्सटाउन के रूरल इलाके में रहा करते थे। 26 दिसंबर 1957 की दोपहर को मौसम काफी सर्द था। नन्ही शर्ली एन अपने यार्ड में उसके कुत्ते ब्राउनी के साथ खेल रही थी। शर्ली यार्ड में 1 घंटे से खेल रही थी, जिसके बाद उसके पिता उसे देखने गए। रॉबर्ट को लड़की कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन उन्होंने ब्राउनी को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा, जो उनके घर के पिछले हिस्से में था। ब्राउनी अकेले ही था और शर्ली का कोई नामो निशान नहीं था। रॉबर्ट दौड़कर अपने एक पड़ोसी के पास गए और फिर 2 आदमियों ने मिलकर तुरंत उसे ढूंढने की कोशिश की। रैम्सबर्ग और पड़ोसी दोनों के यहाँ ही फोन नहीं थे, और वो खोजबीन को रोककर फोन करने नहीं जाना चाहते थे, इसलिए पुलिस को इसकी इत्तला तुरंत नहीं मिली। वो दोनों मिलकर रात भर टॉर्च जलाकर जंगल में शर्ली को ढूंढते रहे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। इस समय पर अब पड़ोसी को ये बात समझ आ गई थी कि उन्हें और ज्यादा मदद की जरूरत थी, इसलिए उसने पास के शहर जाकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस को जानकारी देने के कुछ घंटों बाद ही 100 से ज्यादा खोजकर्ता शर्ली को पहाड़ों में ढूंढने लग गए थे। खोजियों ने कुत्ते भी लेकर आए थे, जिन्होंने शर्ली की गंध भी सूंघ ली थी, और वो उसके घर से होते हुए शेनांडो नदी तक गए थे। इससे खोजकर्ताओं ने ये अंदाजा लगाया कि शायद वो नदी में डूब गई थी। इसके बाद खोजियों ने दूसरे कुत्ते को गंध सूंघाई, और वो भी नदी तक पहुंचा, और नदी में उतरकर कुछ दूर चलने के बाद कुत्ता रुक गया। इससे साफ जाहिर हो गया था कि लड़की नदी में जरूर गई थी। शर्ली को गायब हुए अब 2 दिन बीत चुके थे।
खोजकर्ता उसके घर से 2 मील की दूरी पर एक पगडंडी पर चल रहे थे कि तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे शर्ली लेटी हुई मिली। हालांकि उस समय तापमान बहुत नीचे था, लेकिन फिर भी लड़की के शूज, कोट और सॉक्स गायब थे। लड़की के चेहरे और बाजुओं पर खरोंचों के निशान थे और वो बिल्कुल खामोश थी। शर्ली को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उसे ठंड लग गई थी। सर्च एंड रेस्क्यू में शामिल लोगों ने बताया कि उन्होंने उस जगह को पहले भी कई बार छान मारा था, जहां आखिरकार शर्ली 2 दिनों बाद मिली थी। जैसे कि ज्यादातर लापता बच्चों के साथ होता आया है, मिलने के बाद शर्ली भी ये बता नहीं पाई कि इन 2 दिनों में वो कहाँ थी, या फिर उसके साथ क्या हुआ था, या फिर उसने सख्त मौसम का आखिर मुकाबला कैसे किया था। मैंने सालों सर्च एंड रेस्क्यू की कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है और कई बार खोजी कुत्ते नदी के पास जाकर रुक जाते हैं। खोजकर्ता सोचते हैं कि लापता शख्स नदी में डूब गया होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो शख्स नदी की दूसरी तरफ चला गया हो। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जहां कुत्तों ने नदी तक किसी की गंध ली थी, लेकिन बाद में वो इंसान जिंदा और सही सलामत मिला। केस समरी। 2 अलग अलग कुत्तों ने शर्ली एन की गंध ली थी और दोनों ने ही शेनांडोआ नदी की तरफ इशारा किया था। 2 अलग अलग कुत्तों का एक ही तरफ इशारा करना झूठ नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शर्ली ने उस नदी को पार कैसे किया था। इसका मुझे एक ही जवाब सूझता है, वो ये कि उसे वहां से ले जाया गया था। नदियां और नाले ऐसी जगह हैं जहां कई सारे लोग लापता हुए हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है? जॉन वेन मिक्किनी, तारीख 17 मार्च 1958, जगह गैलियापोलिस फेरी, वेस्ट वर्जीनिया, उम्र 5 साल। पॉल और एलिजाबेथ मिक्केनी एक डेयरी फार्म पर रहते थे, जहां से करीब ही ओहायो नदी बहती थी और नॉर्थ में वेस्ट वर्जीनिया और ओहायो का बॉर्डर था। यह फार्म 1300 एकड़ में फैला हुआ था, जहां सैकड़ों जानवर और खूबसूरत घास का मैदान था। यह फार्म क्राउन सिटी वाइल्ड लाइफ एरिया से महज 4 मील नॉर्थ में था। 17 मार्च 1958 को दोपहर में जॉन मिक्केनी, या जिसे जॉनी भी कहते थे, वो अपने पालतू कुत्तों के साथ बाहर खेलने गया। पहले इस परिवार के पास बस एक ही कुत्ता था, लेकिन जॉनी की गुमशुदगी के महज 10 दिनों पहले दूसरा कुत्ता कहीं से इस फार्म पर आ गया। परिवार के मुताबिक वो कुत्ता निडर था और कोई नहीं जानता था कि वो आखिर कहां से आया था। जॉनी को कुत्तों के साथ खेलने में मजा आता था और वो घंटों कुत्तों के साथ इस चरागाह पर खेलता रहता था। करीब 3 बजे फैमिली मेंबर्स जॉनी को ढूंढने बाहर निकले, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जॉनी को ढूंढने के लिए खोजबीन शुरू हुई, जो अगले 6 दिनों तक चली, और ये ऐसी खोजबीन थी जिसकी मिसाल वेस्ट वर्जीनिया में अब तक नहीं मिलती है। जॉनी के गायब होते ही दोनों कुत्ते भी गायब हो गए थे। ये एक अजीब इत्तेफाक था। वो कुत्ता कॉली, जो फैमिली को 10 दिनों पहले मिला था, वो शाम को वापस आ गया था, लेकिन दूसरा कुत्ता स्पिट्स अगली सुबह 4 बजे आया था। जॉनी के गायब होने के पहले दिन सैकड़ों खोजियों ने फार्म और आसपास के इलाके में लड़के की खोजबीन की। पहले दिन की खोजबीन के दौरान 3 इंच की बर्फ पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से खोजबीन में काफी दिक्कत हुई। चौथे दिन तक 1200 खोजकर्ता इस खोजबीन में शामिल हुए और फार्म पर 300 गाड़ियां पार्क हुई थी। इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ हाथ नहीं आया था। छठे दिन एक फार्मर मिक्केनी की प्रॉपर्टी से 3 मील दूर अपने फार्म पर अपनी बेटी के साथ चल रहा था। वो दोनों फार्म के उस इलाके में थे जहां वो कम ही जाया करते थे। वो वहां से धीरे धीरे गुजर रहे थे कि उन्हें वहां पर एक छोटी सी बॉडी दिखाई दी, जो टी शर्ट और शर्ट पहने हुई थी, लेकिन शूज उसके भी गायब थे, जो कभी नहीं मिले। ये लाश जॉनी मिक्केनी की थी। जहां बॉडी मिली थी, खोजकर्ताओं ने वहां कभी खोजबीन नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो इतनी दूर और फेंस कूदकर नहीं जा सकता था। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी मौत ठंड लगने की वजह से हुई थी और वो शायद लापता होने के पहले दिन ही मर गया था। जब जॉनी मिक्केनी की खोजबीन जारी थी, उस दौरान कई सारी थ्योरीज चल रही थी, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट भी शामिल था। एक पॉपुलर थ्योरी ये थी कि जॉनी को किडनैप किया गया था
हो सकता है कि सचमुच ऐसा हुआ हो और किडनैपर्स ने शूज किसी ट्रॉफी की तौर पर अपने पास रख लिए हो। ये घास का मैदान बहुत बड़ा था और इसके बाहर अगर कोई जंगल में चला जाता तो उसका वापस रास्ता तलाश करना बहुत मुश्किल था और शायद जॉनी के लिए ये नामुमकिन था। विक्टर डिवाइट शूमेकर जूनियर, तारीख 1 मई 1994, जगह अगस्टा वेस्ट वर्जीनिया, उम्र 5 साल। मैंने कई सारे लापता केसेस पर रिसर्च की है, लेकिन जूनियर शूमेकर का केस उनमें सबसे अजीब केसेस में से एक था। अगस्टा वेस्ट वर्जीनिया का एक अलग थलग छोटा सा कम्युनिटी इलाका है जो मार्टिन्सबर्ग वर्जीनिया से 40 मील की दूरी पर है। सन 2000 की जनगणना के मुताबिक अगस्टा में 4728 लोग रहते थे। वहाँ 8 चर्चेस और अगस्टा मोटर स्पीडवे भी है और इस शहर के साउथ में शॉर्ट माउंटेन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया भी है। 1 मई 1994 को विक्टर और नेटी शूमेकर अपने इकलौते बेटे जूनियर को लेकर उसके दादा दादी के घर आए थे जो अगस्टा में शॉर्ट माउंटेन वाइल्ड लाइफ एरिया के पास था। हर साल 4 बार सारे रिश्तेदार यहाँ जमा होते थे ताकि बच्चे अपने कजिन से मिल सके और परिवार साथ समय बिता सके। वो संडे का दिन था जब जूनियर और उसके 2 कजिन्स जंगल में खेलने गए। वो इससे पहले भी दर्जनों बार इन जंगलों में जा चुके थे। वो बच्चे मिलकर जंगल में दौड़ते, कूदते और शिकार किया करते थे। इस इलाके में टर्की का शिकार किया जाता था और संडे को वर्जीनिया में शिकार की मनाही होती है, लेकिन ये बच्चे महज खेल रहे थे। कुछ घंटे जंगल में बिताने के बाद जूनियर ने कहा कि उसे भूख लग रही है और वो वापस दादाजी के घर जा रहा है। दूसरे बच्चों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और ना ही उन्होंने उसका पीछा किया। इसके 1 घंटे के बाद बाकी दोनों लड़कों ने भी घर जाकर खाना खाने की सोची और वो वापस आ गए। जब लड़के दादाजी के घर पर आए तो वहाँ जूनियर नहीं था। जूनियर वहाँ कभी आया ही नहीं था। जूनियर के पिता ने जल्दी से लड़कों को वो जगह दिखाने के लिए कहा जहाँ उन्होंने आखिरी बार जूनियर को देखा था। थोड़ी देर खोजबीन के बाद उन्होंने पुलिस को कॉल लगाया। 2 घंटों के अंदर ही दर्जनों लोग 5 साल के लड़के को ढूंढने में लग गए। बदकिस्मती से जूनियर के लापता होने के तुरंत बाद ही अगस्टा में भारी बारिश हुई। उस रात तापमान इतना गिर गया था कि जमाने वाली सर्दी पूरे शहर में फैल गई थी। पहली रात को स्टेट पुलिस और शेरिफ ने सारे कजिन्स, पेरेंट्स और रिश्तेदार से भी पूछताछ की थी। जूनियर की फॉर्मल खोजबीन 5 दिनों तक चलती रही, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों ने सहयोग किया और वुल्फर्ट के घर से 2.5 मील के अहाते को छान मारा गया, लेकिन बावजूद इसके उन्हें लड़के का कोई सुराग नहीं मिला। इस खोजबीन में हेलीकॉप्टर से भी खोजबीन की गई थी, जिसमें हीट सेंसर लगा हुआ था। साथ ही अपलाशियन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने भी इस खोजबीन के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं मिला। 4 मई 1994 के एक अखबार के मुताबिक जूनियर की एक बड़ी कजिन ने कहा था कि उन्हें एक ऐसी जगह मिली है जहां शायद लड़का किसी समय पर सोया था। उस जगह पर 3 पत्थरों को एक ट्रायंगल की शेप में रखा गया था, जिसके बीच एक लकड़ी रखी हुई थी और दोनों साइड पर 3 और लकड़ियां रखी हुई थी और वहां की जमीन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे साफ किया गया हो। दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बारे में पुलिस ने मीडिया को कोई जानकारी नहीं दी थी। ये पत्थर और लकड़ियां एग्जैक्टली किस जगह पर थी, या इसके अलावा और कोई भी जानकारी आर्टिकल में नहीं थी। ऐसे मुमकिन है कि लकड़ियों से एरो का निशान बनाया गया हो जिस तरफ की लड़का गया था। शॉर्ट माउंटेन और उसके आसपास के जंगल को अगर आप ऊपर से देखो तो आपको ऐसे लगेगा जैसे जंगल में किसी ने बड़ी सी पेंसिल्स को रख दिया हो। इन पहाड़ों की ऊंचाई 2400 फीट तक जाती है, जबकि आसपास का इलाका पूरी तरह टिम्बर के पेड़ों से घिरा हुआ है और इस इलाके में कई सारे पानी के स्रोत भी है। जूनियर की गुमशुदगी के 5वें दिन कई सारे न्यूज वाले वोल्फर्ट के घर पर थे और वो फैमिली मेंबर्स से इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। खबरों के मुताबिक परिवार थका हुआ और डिप्रेस्ड लग रहा था। पुलिस के मुताबिक उन दोनों कजिन से कई बार पूछताछ की गई जो जूनियर के साथ थे और उनका मानना था कि इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ है। इसके बाद एक और अजीब घटना हुई कि जब एक न्यूज़ रिपोर्टर ने उन कजिन से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया,
कोई पेड़ के पीछे छुपा हुआ था जो बाहर आया और उसे उठा ले गया। वाओ, अगर इस स्टेटमेंट में जरा सी भी सच्चाई थी तो लॉ इन्फोर्समेंट ने इसको सीरियसली क्यों नहीं लिया और उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि इसमें कोई जुर्म नहीं हुआ है। एक और गंभीर सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस का मानना था कि कोई जुर्म नहीं हुआ है तो इस खोजबीन के सिर्फ 5वें दिन ही उन्होंने खोजबीन बंद क्यों कर दी और अब तक जितनी भी खोजबीन की गई थी वो सिर्फ 2.5 मील के रेडियस में ही क्यों की गई थी। जिसने हजारों सर्च एंड रेस्क्यू की कहानियां पढ़ी हुई है वो जानता है कि एक छोटे बच्चे को तलाश करने के लिए 5 दिनों की खोजबीन कोई लंबी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि पुलिस उससे ज्यादा जानती थी जितना कि वो पब्लिक को बता रही थी। याद रखिए कि वुल्फर्ड की प्रॉपर्टी जंगल के बीच अलग थलग थी जिसके पास घनी झाड़ियां थी। ऐसे इलाके में कौन होगा जो किसी बच्चे को उस तरफ आने का इंतजार करेगा? ये मुमकिन नहीं लगता। वो स्टेटमेंट के कोई पेड़ के पीछे उसका इंतजार कर रहा था, ये सुनकर मैं परेशान हूँ। जब लॉ इन्फोर्समेंट ने ऑफिशियली खोजबीन को बंद कर दिया उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया के स्टेट ट्रूपर CJ एलिसन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि जूनियर किसी तरह के हंटिंग एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, क्योंकि ये थ्योरी भी उठ रही थी कि हो सकता है कि वो किसी तरह के शिकारी हादसे का शिकार हुआ हो। जूनियर की गुमशुदगी को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिली। फॉर्मल खोजबीन के खत्म होने के बाद भी हफ्तों तक वॉलंटियर्स उसे ढूंढते रहे। 22 नवंबर 1994 को वेस्ट वर्जीनिया ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के इन्वेस्टिगेटर रॉबर्ट कूपर ने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें नहीं लगता कि जूनियर के केस में कोई भी जुर्म हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने FBI को इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि FBI की ये पॉलिसी है कि वो किसी भी मिसिंग पर्सन्स के केस में हाथ नहीं डालती है। उन्होंने जुर्म न होने वाली बात को कई बार मीडिया के सामने कहा था और जूनियर को गायब हुए इस समय 6 महीने हो चुके थे, तो फिर अचानक उन्होंने FBI को इसमें क्यों घसीटा था? क्या उनके हाथ कुछ ऐसा लगा था जिसे वो पब्लिक को नहीं बताना चाहते थे? 3 मई 1996 को सार्जेंट डेविड बुरखाट जो ब्यूरो ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन से थे उनसे जूनियर के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये ऐसी चीज है जो अब भी मेरे दिमाग में लगातार घूम रही है। चलिए तो एक बार हम उन सारे स्टेटमेंट को देखते हैं जो पुलिस ने अब तक दिए। तो सबसे पहले तो ये कि कोई भी हंटिंग रिलेटेड एक्सीडेंट नहीं हुआ था जहां किसी शिकारी ने गलती से जूनियर को गोली मार दी हो और उसे बाद में दफना दिया हो। पुलिस को नहीं लगता था कि इसमें किसी तरह का जुर्म हुआ था, यानी अगवा करने या मर्डर, इनमें से कुछ भी नहीं। अब मैं दोबारा से वही सवाल पूछूंगा कि अगर जुर्म नहीं हुआ था तो फिर FBI इस केस में क्या कर रही थी? लॉ इन्फोर्समेंट के बयानों को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि जब उन्होंने खोजबीन बंद कर दी उस समय भी जूनियर उन जंगलों में भटक रहा था। अगर ऐसा था तो ये पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। अगर जूनियर लगातार चल रहा था तो वो पास के किसी न किसी रोड पर जरूर पहुंच जाता। अगर वो किसी पहाड़ पर चढ़ा था तो वहां से उसे घर का रास्ता आसानी से दिखाई दे सकता था। ये आइडिया कि जूनियर रास्ता भटक गया और वो उस जंगल में कहीं मर गया, ये ऐसी बात है जिस पे मैं यकीन नहीं रखता। यहाँ कई सारे रोड्स और घर थे जहाँ वो पहले भी कई बार चल चुका था। वो अपने दादाजी के घर पर कई बार आया था और वो कई बार इन जंगलों का सफर भी तय कर चुका था। ऐसे में रास्ता भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये काफी दूर की कौड़ी लगती है कि कोई शख्स लड़के को देख रहा था और सही समय पर मौका पाकर उसने जूनियर को उठा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ था। लड़के के कजिन्स ने भी कहा था कि उन्होंने किसी शख्स को पेड़ के पीछे छुपते हुए देखा था। भला ऐसा कौन हो सकता है जो बेवजह जंगल में छुपता फिरे? किसी लड़के को उठाकर चलने और उसका मुंह बंद करके एक लंबा रास्ता तय करने में काफी ताकत की जरूरत होती है और मुझे यकीन है कि वो शख्स भीमकाय रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की हो, क्योंकि इस अलग थलग इलाके में अगर कोई जुर्म हो तो किसी न किसी की तो उस पर नजर पड़ ही जाती है। ऐसा ही कुछ केस जैकी कोपलैंड का हुआ था, जिसे मैंने आपको पेंसिल्वेनिया के केसेस में सुना दिया है। जब जैकी मिला तो उसने कहा था कि उसका पीछा कोई बड़ा सा आदमी कर रहा था। जूनियर उन लड़कों में से था जो लाल रंग की शर्ट पहनकर गायब हुए हैं। जूनियर के पिता ने खोजबीन के आखिरी दिन ये कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों और कैसे।
और मैं मिस्टर शूमेकर की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इस केस को समझ पाना बहुत मुश्किल है। जोसेफ एलन मूरे, तारीख 11 मार्च 2000, जगह चार्ल्सटाउन, वेस्ट वर्जीनिया, उम्र 22 साल। मूरे को आखिरी बार चार्ल्सटाउन से 8 मील दूर 360 मिल क्रीक रोड के सुनसान इलाके में देखा गया था, जो स्टेट हाईवे 79 से 1 मील साउथ में था। जहां से जोसेफ गायब हुआ था उसके नज़दीक ही एल्क रिवर भी बहती थी। ये इलाका जंगल के बीचों बीच है और यहाँ ज़्यादातर समय सुनसान ही रहता है। इस केस पर कैनावा काउंटी शेरिफ काम कर रहे थे और उन्होंने इस केस को लेकर ज़्यादा जानकारी पब्लिक नहीं की थी। चैप्टर समरी। शर्ली रैम्सबर्ग और जॉनी मिक्केनी की गुमशुदगियों के बीच 3 महीने का फासला है और दोनों करीब एक ही दिन एक ही समय पर गायब हुए थे। भौगोलिक लिहाज से दोनों की लापता होने वाली जगहें एक दूसरे से 150 मील के फासले पर थी। इन दोनों जगहों के बीच द मोनोगेहला नेशनल फॉरेस्ट आता है। ये केसेस भी उन केसेस की तरह हैं जिनमें वक्त और जगहों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे दिखाई देता है कि इस चैप्टर में ज़्यादातर केसेस ऐसे थे जहां लोग रूरल इलाके में गायब हुए और अपहरण की आशंका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मुमकिन है कि कोई सरफिरा वाकई उन जंगलों में घूम रहा हो। तो दोस्तों, ये थी वेस्ट वर्जीनिया के लापता लोगों की कुछ सच्ची कहानियाँ। हमें ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना होगा, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपके लिए केंटकी राज्य से लापता लोगों के केसेस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में मुझे बताएं कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।